नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछली बार भी आपके लिए डेमो क्लास AAO और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर व जेट व CUET अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए लेकर आए थे, तो आज भी हम जो है आपके लिए RPSC PYQ लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही अद्भुत क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में RPSC के द्वारा या RSSB के द्वारा दिए गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व किया जाए और उनसे क्या सीखा जाए, किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस हमें किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट दे के जाता है, या फिर आने वाले नियर भविष्य में जो भी एग्जाम होता है उन एग्जाम में हम जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से करें। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन कई बार जो है वो डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, जो आने वाले एग्जाम होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक पूरे कंप्लीट क्वेश्चन देखें। आप जो अगर क्वेश्चंस को देखते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको जरूर से जरूर मिलेगी और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। कई सारे जो है आपको व्यवहारिक ज्ञान यहाँ पर मिलेगा और कई सारा जो है बहुत जो है आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपके रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाद में आप जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एंड तक देखने के बाद तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आइए हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है। गेहूं का कंडवा रोग कैसे फैलता है, तो यहाँ पर हमारे पास दिए हुए हैं द लूज स्मट ऑफ डिजीज, द लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट स्प्रेड थ्रू। मिट्टी में उपस्थित सोराई के कारण, हवा द्वारा आने वाली सोराई, आंतरिक बीज संक्रमण और बीज के बाह्य भाग में उपस्थित संक्रमण के द्वारा। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन है सोइल बोर्न सोराई, एयर बोर्न सोराई, इंटरनली सीड बोर्न और एक्सटर्नली सीड बोर्न। तो किसके द्वारा जो है ये रोग फैलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लूज स्मट डिजीज ऑफ व्हीट। तो स्मट डिजीज जो होती है, स्मट डिजीज जो होगी वो अस्टिलागो फंगस से होती है। अस्टिलागो फंगस स्मट डिजीज जो होती है वो किससे होगी, अस्टिलागो फंगस से होगी। अस्टिलागो फंगस तो हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं अस्टिलागो सेजेटम भी आपको देखने को मिल सकता है। अस्टिलागो सेजेटम ट्रीटिसाई वेराइटी जो है वो क्या रहेगी फंगस की, ट्रीटिसाई। और या फिर आपको देखने को मिल सकता है अस्टिलागो न्यूडा, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अस्टिलागो न्यूडा भी आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज हम इस डिजीज के बारे में बात करें तो इस डिजीज में जो आपका बाली होती है, जो बाली होगी उसमें ब्लैक पाउडर फॉर्म होता है। किस जगह पे, दानों की जगह पे जो है वो ब्लैक पाउडर फॉर्म होता है। और वो ब्लैक पाउडर फॉर्म होने के कारण उस ब्लैक पाउडर के ऊपर जो है सिल्वरी मेम्ब्रेन होती है जो ब्रस्ट हो जाती है बाद में, और उसके बाद में डिफ्यूज हो जाते हैं, उसके जो स्पोर है वो डिफ्यूज हो जाते हैं। इस डिजीज को जो है हम कंडवा रोग भी कहते हैं, हिंदी में इसे कंडवा रोग। और पंजाब में ये रोग देखा सबसे पहले, तो ये रोग जो है वो कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि कंजियरी रोग के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जो एक सिचुएशन हम देखते हैं इस रोग में स्मट रोग में जो है ये सिचुएशन देखते हैं कि जो ये एस्टिलागो कवक है वो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से है, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास से की फंगस है। तो इसमें कई तरह के स्पोर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि टीलियो स्पोर देखने को मिलेंगे, पिक्नो स्पोर देखने को मिलेंगे, एशियो स्पोर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये स्पोर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम इस डिजीज में, यहाँ पर दिया हुआ है सोइल बोर्न सोराई। तो सोराई क्या चीज है,
सोराई के बारे में बात करें तो ये जो है वो क्लस्टर ऑफ सोराई क्या होगी, क्लस्टर ऑफ स्पोर, क्लस्टर ऑफ स्पोर्स जो है उसे हम क्या कहते हैं, सोराई कहते हैं, जिसमें कई सारे बीजाणु होते हैं उसे हम सोराई कहते हैं। तो सोइल बोर्न सोराई जो होगी इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये जो है स्मट डिजीज वो किसके द्वारा फैलाई जाती है, तो स्मट डिजीज की बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या आ जाएगा, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। यह आंतरिक बीजोड़ रोग है। कैसा रोग होगा, आंतरिक बीजोड़ है, मतलब ये रोग जो है बीज के द्वारा फैलाया जाता है और बीज के अंदर इसके स्पोर रह जाते हैं, इस वजह से ये रोग फैलता है। इस रोग से बचाव के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, तो इस रोग से बचाव के लिए गर्म जल उपचार किया जा सकता है। उसके बाद में सौर गर्म जल उपचार के बाद में जो है वो सौर परीक्षण, जो सौर ट्रीटमेंट किया जा सकता है, सोलर ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, सोलर उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है, सौर उपचार इसके द्वारा किया जा सकता है। गर्म जल जो है वो जो जेनसन के द्वारा दिया गया ये तकनीक है, और सोलर तकनीक जो है वो लूथरा व सत्तार के द्वारा दी गई तकनीक है। इसके अलावा जो है वो नमक के घोल से 2% ब्राइन सॉल्यूशन जो होगा उसके द्वारा भी इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो लूज स्मट ऑफ डिजीज जो है वो कैसी डिजीज है, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा ये रोग फैलता है। ये हमने बात कर ली किस रोग की, स्मट रोग की, और यहाँ पर हमने एक दो चीजों के बारे में बात की है वो आपको समझ में आई होगी, तो सोराई आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम प्रजातियां कौन सी बीमारी फैलाती है। फल वाले पौधों में कोलेटोट्राइकम कौन सी बीमारी फैलाती है, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज कॉजेज विच डिजीज इन फ्रूट प्लांट। तो फ्रूट प्लांट में कौन सी डिजीज फैलाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है ब्लाइट, स्केब, रूट रोट एंड एंथ्रेक्नोज। चार चीजें यहाँ पर दी हुई है, मतलब झुलसा, स्केब, पादप विगलन और श्याम वर्ण। तो बात कर लेते हैं कौन सी बीमारी फैलाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोलेटोट्राइकम जो है यह एक कवक है। यह क्या है, एक कवक है जो श्याम वर्ण रोग फैलाती है, मतलब एंथ्रेक्नोज रोग फैलाती है। एंथ्रेक्नोज रोग जो है वो किस में देखने को हमें मिल जाता है, जनरली मैंगो में और गुआवा में, जनरली मैंगो और गुआवा में मिल जाता है। हम यहाँ पर मैंगो और गुआवा की इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो केवल और केवल जो है फल वाले पौधों के बारे में ही पूछा है। तो मैंगो में और गुआवा में ये रोग देखने को मिलता है। अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप में हमें देखने को मिल जाता है शुगर केन में, शुगर केन में हमें देखने को मिल जाता है, शुगर केन में कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा जो है वो डिजीज होती है, वो उसे हम कहते हैं रेड रोड डिजीज कहते हैं। रेड रोड डिजीज शुगर केन में हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस फंगस के बारे में। पहले हम इन क्वेश्चंस को भी, इन जो ऑप्शंस है इनको भी क्लियर कर लेते हैं। ब्लाइट जो होती है वो जनरली ब्लाइट जो होगी जैसे फाइटोप्थोरा द्वारा होगी, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया द्वारा भी होगी। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, ब्लाइट जो है वो दो कोजल ऑर्गेनिज्म से होती है। एक तो होती है फंगस से, एक तो किससे होती है, फंगस से, और दूसरा किससे होती है, बैक्टीरिया से। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया कौन सा रहेगा, जेंथोमोनास, जेंथोमोनास रहेगा। और फंगस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है। ये फंगस जो है वो ब्लाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्लाइट हम और भी कहीं पर देख सकते हैं। तो श्याम वर्ण कोलेटोट्राइकम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है वो फाइटोफंगस है। फाइटोफंगस का मतलब ये फंगस जो है वो एनिमल पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करती है। उसके बाद में ये जो है कोलेटोट्राइकम जो होता है वो इंटरनल फंगस है। कैसी फंगस है, इंटरनल फंगस, मतलब ये जो है ऑर्गन के अंदर रह करके हानि पहुंचाती है। तो श्याम वर्ण की बात हमने कर ली। इस बीमारी में जो है वो कई तरह के जो है काले काले
धब्बे देखने को मिलते हैं, इसमें नेक्रोसिस हो जाता है टिश्यूज का, जो बाद में जाकर के जो है ब्लैक कलर्ड हो जाते हैं। तो ये बात हमने की इंटरनली है, तो इसे हम कह सकते हैं इंटरनली की जगह हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, एक वर्ड ये हो जाएगा, ये जो आपको मैंने बताया जैसे कि रस्ट जो होती है, आपने शुगर केन के रस्ट के बारे में आपने देखा होगा। शुगर केन की रस्ट जो होती है वो कैसी होती है? शुगर केन की रस्ट अंदर ही रहेगी गन्ने के अंदर, और गन्ने के अंदर जो है वो लाल धारी बना लेती है। लाल धारी बनाने के कारण ही जो है हम इसको क्या कहते हैं? रेड रोड डिजीज कहते हैं। तो इंटरनल फंगस की बात करें तो इंटरनल के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं एंडोफाइट। क्या यूज कर सकते हैं? एंडोफाइट फंगस है। तो ये किस प्रकार की फंगस है? एंडोफाइट भी है और दूसरा है फाइटोफंगस है। कैसी फंगस है? एंडोफाइट फाइटोफंगस है। फाइट्स मतलब पौधों के अंदर, एंडो मतलब अंदर, अंदर की ओर रहती है। तो ये हमने बात की है। तो कौन सा रोग होता है? कोलेटोट्राइकम फंगस से एंथ्रेक्नोज रोग होता है। झुलसा हमने बता ही दिया आपको। स्केप जो होता है इसमें मस जैसी संरचना हो जाती है, कोर्क स्ट्रक्चर जो है वहां पर देखने को मिलती है। कोर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलती है किसमें? स्केप में। तो स्केप जो है वो पोटैटो में देखने को मिल सकता है, एप्पल में देखने को मिल सकता है। स्केप डिजीज जनरली हम पोटैटो स्केप के बारे में देखते हैं। पोटैटो स्केप पोटैटो में देखने को मिल जाती है। उसके बाद में आ जाता है रूट रोट। रूट रोट जनरली जो है वो आपके पीथियम एफेनिडर्मेटम से देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो है रूट रोट में क्या होता है कि जो छोटी रूट होती है या सीडलिंग प्लांट होते हैं उसमें रूट जो है वो डिटेरियोरेट होने लग जाती है, धीरे धीरे गलने लग जाती है। तो रूट रोट डिजीज में हमें देखने को मिल जाती है। और ये हमारा राइट आंसर कोलेटोट्राइकम से आ गया कि कोलेटोट्राइकम से जो है वो एंथ्रेक्नोज डिजीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीरे का झुलसा रोग, ब्लाइट ऑफ क्यूमीन, कोज्ड बाय किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, अल्टरनेरिया टेनिस, अल्टरनेरिया बर्नसाई और जेंथोमोनास कैम्प्रेस्टिस। तो क्यूमीन रोग जो ब्लाइट रोग जो होता है वो मैंने बताया आपको कि दो तरह का ब्लाइट देखने को मिलता है। एक तो फंगस से मिलता है जैसे कि अल्टरनेरिया फाइटोप्थोरा, और दूसरा हमें जेंथोमोनास बैक्टीरिया से देखने को मिलती है। तो ब्लाइट ऑफ क्यूमीन जो है ये फंगल डिजीज है। कैसी डिजीज है? फंगल डिजीज है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बैक्टीरिया है, रोडसेप्ट बैक्टीरिया होता है। तो अब फंगल डिजीज ये तीनों फंगस है, तो इनमें से कौन सी फंगस होगी? तो अल्टरनेरिया अल्टरनेटा जो है, अल्टरनेरिया अल्टरनेटा ये टोमेटो में और पोटैटो में डिजीज इंड्यूस करते हैं। टोमेटो और पोटैटो, आलू और टमाटर में ये रोग उत्पन्न करेंगे। और अल्टरनेटा और टेनिस ये दोनों जो है एक दूसरे के सिनोनिम है, एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। अल्टरनेरिया अल्टरनाटा और अल्टरनेरिया टेनिस जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है, मतलब दोनों ही एक ही जैसे कोजल ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? अल्टरनेरिया बर्नसाई। अल्टरनेरिया बर्नसाई जो है वो जीरे का झुलसा रोग है, जिसमें कि क्यूमीन की जो लीफ है वो झुलसी हुई नजर आती है, मतलब इसका जो टिश्यू है वो डेड हो जाता है, मतलब इसमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है। तो इसे हम कहते हैं झुलसा रोग जीरे का। ये मोस्ट हार्मफुल डिजीज है किसके लिए? क्यूमीन के लिए। क्यूमीन का प्रोडक्शन राजस्थान में और गुजरात में ही किया जाता है। सबसे ज्यादा जो क्यूमीन प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है, सॉरी गुजरात में होता है, और उसके बाद में राजस्थान में होता है। लगभग जो है वो 95 से लेकर के 98% प्रोडक्शन केवल और केवल जो है वो गुजरात और राजस्थान द्वारा किया जाता है। गुजरात एंड राजस्थान, और राजस्थान की सेकंड पोजीशन है, गुजरात की फर्स्ट पोजीशन है जीरा प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण आयरिश अकाल कब आया? 1845 में। किसके कारण पड़ा था? द ग्रेट आयरिश फेमाइन वॉज ड्यू टू। आयरिश फेमाइन कहां पर आया है ये भी चीज हमें देख लेनी है। आयरलैंड में यह अकाल घटित हुआ। तो आयरलैंड में यह अकाल घटित हुआ, और इसमें जो है दिया हुआ है कि किसके कारण, कौन सी बीमारी के कारण आया। तो आयरिश फेमाइन जो है वो फंगल डिजीज के कारण आया था।
फंगल डिजीज। और आयरलैंड का मेन जो स्टेपल फूड है वो है पोटैटो। पोटैटो में जो रोग आएगा उसी रोग से जो है वो आयरिश फेमाइन हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट जो है झोंका रोग जिसे हम कहते हैं, चावल का प्रध्वंस रोग भी इसे कह देते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजी। कौन सी फंगस से होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो जहां पर भी हम बात करेंगे आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर धान से रिलेटेड कोई ऐसा रोग होगा ही नहीं। धान से रिलेटेड रोग की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि एशिया की बात कर सकते हैं, यूरोप की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के द्वारा नहीं होता। ब्राउन रोट ऑफ पोटैटो इसके द्वारा भी नहीं होता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका आलू का पछेती अंगमारी रोग। आलू का पछेती अंगमारी रोग का जो कारक है वो क्या है? फाइटोप्थोरा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इसका मेन रीजन है। तो आयरिश अकाल जो पड़ा है, आयरिश अकाल से लगभग जो है वो कितने लाख लोग, 20 लाख लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं, 20 लाख लोग प्रभावित इस रोग से हुए हैं, इस अकाल से हुए हैं, आयरिश फेमाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आलू में निम्नलिखित में से कौन सा सिस्ट बनाने वाला निमेटोड है? आलू में कौन सा निमेटोड है जो सिस्ट फॉर्म करता है? तो यहाँ पर निमेटोड की बात की है, किसकी बात की है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्ट फॉर्मिंग निमेटोड इन्फेस्टिंग पोटैटो। जनरली मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि निमेटोड जो है वो 5 तरह के निमेटोड को हम जनरली गिनते हैं। जैसे जिसमें आ जाता है आपका हेटेरोडेरा, ये मोस्टली डिजीज कोजिंग निमेटोड है। हेटेरोडेरा के बाद में आ जाता है मेलोइडोगाइनी भी आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है एंगविना आ जाता है। उसके बाद में आ जाता है ग्लोबोडेरा। ये जनरली जो है वो डिजीज कोजिंग निमेटोड है मोस्टली। यही ऐसे तो टाइलेंकस भी है निमेटोड, उफ्रा निमेटोड भी है, पर हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। हेटेरोडेरा एवेनी जो होता है वो सिस्ट निमेटोड है। सिस्ट निमेटोड किसका है? हेटेरोडेरा एवेनी सिस्ट निमेटोड है व्हीट क्रॉप का, जिससे कि मोलिया डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? मोलिया डिजीज के लिए जाना जाता है। उसके बाद में वेजिटेबल निमेटोड जो होता है वो कौन सा होता है? मेलोइडोगाइनी। तो मेलोइडोगाइनी को जो है हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल निमेटोड, मतलब सब्जियों का जो है जड़गांठ सूत्रकृमि है, मतलब रूट नोट निमेटोड। कौन सा निमेटोड है ये? रूट नोट निमेटोड। उसके बाद में एंगविना जो है फर्स्ट डिस्कवरिंग बैक्टीरिया है, सॉरी फर्स्ट निमेटोड है जिसको डिस्कवर किया गया। फर्स्ट निमेटोड जिसको किसने डिस्कवर किया है? नीधम ने इसको डिस्कवर किया है। तो एंगविना ट्रीटिसाई जो है वो फर्स्ट जो निमेटोड है। और कौन सी डिजीज इंड्यूस करता है? ये जो डिजीज इंड्यूस करता है उसे हम कहते हैं सेहू रोग या ईयर कोकल डिजीज, इसे हम कहते हैं। और आ जाता है गोल्डन निमेटोड जिसको हम कहते हैं ग्लोबोडेरा। गोल्डन निमेटोड आ जाता है। गोल्डन निमेटोड मतलब आलू का सुनहरा सूत्रकृमि। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस जो है, ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस से गोल्डन, इसे हम क्या कहते हैं? गोल्डन निमेटोड कहते हैं। यह आलू का प्रमुख सूत्रकृमि जनित रोग है। इस रोग पर कई तरह के क्वारंटाइन भी लगाए गए हैं। डीपा के तहत, DIPA के तहत, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट के तहत 1914 में ये एक्ट आया है। इसके तहत जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों से या नीलगिरी से जो है आलू को हम किसी अन्य राज्य में नहीं ले जा सकते, इस पर प्रतिबंध है। ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन के अंतर्गत आता है, अब एक और चीज इस क्वेश्चंस में हमें देखने को मिल रही है। इस क्वेश्चंस में जो फंगस है,
सॉरी, इस क्वेश्चन में निमेटोड के अलावा सारी की सारी क्या है, फंगस है। इस क्वेश्चन में सारी की सारी क्या है, फंगस। तो मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि कौन सी फंगस जो है वो किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोफेमिना फेसियोलाई। तो इससे जो होता है वो चारकोल रोग होता है। कौन सा रोग होता है, चारकोल। चारकोल रोग किसमें होगा, सोयाबीन में या फिर अन्य दालों में, सोयाबीन। सोयाबीन में चारकोल रोग जो होता है मैक्रोफेमिना फेसियोलाई के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मैक्रोफेमिना फेसियोलाई के द्वारा होता है। अब आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाता है पोडोस्पोरा ल्यूकोट्राइका और केपेनोडियम रेमोसम। केपेनोडियम रेमोसम जो है वो मैंगो की फंगस है। किसकी फंगस है, मैंगो की फंगस है। और उसके बाद में हम बात करेंगे पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका। ये जो है पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस है। किसकी फंगस होगी, पाउडरी मिल्ड्यू की ये फंगस है। पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका जो है वो पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस है। और केपनोडियम रेमोसम जो है वो मैंगो की फंगस है। और सोयाबीन की फंगस है मैक्रोफोमिना फेसियोलाई। तो ये हमने बात की है, बाकी तीन इसमें फंगस है और एक क्या है, एक आपका निमेटोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मूंगफली में लगने वाला जो टिक्का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मूंगफली में लगने वाली मुख्य बीमारी है कौन सी है, मुख्य बीमारी कौन सी है। द मेजर डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज, ग्राउंडनट की मेन बीमारी कौन सी है, कौन सा रोग है जो मुख्य रोग कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट डिजीज, कैंकर डिजीज, रूट नोट डिजीज और स्टेम गोल्ड डिजीज। तो मैं आपको बता देता हूं ग्राउंडनट में जो है वो कौन सी बीमारी लगती है। तो ग्राउंडनट की मुख्य बीमारी हम पढ़ते हैं बहुत सी जगह टिक्का, कौन सा, टिक्का रोग हम पढ़ते हैं। टिक्का ये है मेजर डिजीज है। और टिक्का का अन्य नाम जो होगा, अन्य नाम जो होता है वो क्या होता है, अगेती एवं पचेती पत्ती धब्बा रोग इसे कहते हैं। अर्ली एंड लेट लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट, यह रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है। और फंगस इसमें कौन सी होती है, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला। सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला जो है इसकी मेजर फंगस है। और दूसरी फंगस है जो लेट ब्लाइट के लिए होती है, पछेती पत्ती धब्बा के लिए, उसके लिए है सर्कोस्पोरा परसोनेटा। एक चीज ये भी पूछी जाती है इस डिजीज से रिलेटेड कि इस डिजीज की कौन सी स्टेज हार्मफुल है, मतलब अर्ली डिजीज हार्मफुल है या लेट लीफ स्पॉट हार्मफुल है। तो सबसे ज्यादा हार्मफुल जो होती है वो कौन सी होती है, सर्कोस्पोरा परसोनेटा, मोर हार्मफुल, ज्यादा हानिकारक जो होगा वो कौन सी होगी, परसोनेटा। परसोनेटा में जो है वो लीफ पर, जैसे ये आपकी लीफ है, इस लीफ पर जो है वो छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं जो क्या रखते हैं, येलो कवरिंग रखते हैं। मतलब मैं आपको बता देता हूँ येलो ब्राउन कलर के बनेंगे, ये येलो सरफेस इसकी येलो रहेगी और उसके बाद में अंदर जो है वो रेड जो रहेगा। तो इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं स्पॉट। तो सर्कोस्पोरा परसोनेटा जो है वो ज्यादा हानि पहुंचाता है, क्योंकि अगर छोटे छोटे स्पॉट बनेंगे और लीफ को ज्यादा कवर करेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होगा, फोटोसिंथेसिस वो डिक्रीज होगा। और फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने से जो है यील्ड में हमें देखने को मिलेगा, यील्ड में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद में आता है कैंकर डिजीज। तो कैंकर डिजीज हमें पता ही है किसमें होती है, नींबू में होती है। कैंकर डिजीज नींबू में देखने को मिलती है। रूट नॉट डिजीज जो है वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया सब्जियों में देखने को मिलेगी। ये निमेटोड से होगी, ये निमेटोड से होती है रूट नॉट डिजीज। और कैंकर डिजीज जो है वो जीवाणु द्वारा होती है। और स्टेम गोल्ड डिजीज ये धनिया में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है, धनिया में। धनिया में स्टेम गोल्ड डिजीज देखने को मिलती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, टिक्का रोग से संबंधित आपके
डाउट क्लियर होंगे। टिक्का रोग के बारे में मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, ये तिलक के जैसे दिखाई देंगे, मतलब ब्राउन कलर अंदर रहेगा और उसके बाहर बाहर जो है हल्का हल्का पीलापन देखने को हमें मिलता है। ये टिक्का डिजीज की बात की। नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्राउंडनट के केस में। अगर आपको मैं बताऊं तो ग्राउंडनट जो है वो गुजरात में ही उसका एरिया ज्यादा है, और दूसरी बात प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा गुजरात में ही होता है, और इसका एनआरसी जो है ग्राउंडनट के लिए वो जूनागढ़ गुजरात में है स्थित है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने को है, कौन सा क्वेश्चन आया है, कटवर्म एग्रोटिस इप्सिलॉन इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप। इसको हम कटवा कीट भी कहते हैं, कटवा कीट, कटवा कीट भी इसे हम कहते हैं। तो कटवा लट जो है एग्रोटिस एप्सिलॉन जो है वो किस फसल का कीट है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ग्राम, अरंड, गन्ना और अनार। तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्राम जो है उसका मेजर इंसेक्ट है कटवर्म एग्रोटिस एप्सिलॉन। इसके अलावा जो है वो बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाला कीट है, वो क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है, वो उसे हम कहते हैं ग्राम पोड बोरर। और ये हमारे पास क्या है? ग्राम कटवर्म है, या कटवर्म ऑफ बंगाल ग्राम जिसे कह सकते हैं, कटवर्म ऑफ बंगाल ग्राम। ये जो है लेपिडोप्टेरा फैमिली का इंसेक्ट है, लेपिडोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? लेपिडोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करता है। और एक और मजेदार बात इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये अपने जो अंडे देता है, एग लेज ऑन क्लोड, ढेलों पे अपने अंडे देता है। कहां पर अपने अंडे देगा? ढेलों पर अपने अंडे देता है। तो ढेलों पर अगर अंडे देता है तो वहां से फिर उसके बाद में इसमें से लार्वा निकलेगा, और इसके कंट्रोल के लिए जनरली हम यूज कर सकते हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड जैसे कि ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा जो है उसे यूज किया जा सकता है, जो कि एक पैरासिटोइड है। मेटाराइजियम फंगस को यूज कर सकते हैं, बीटी को यूज कर सकते हैं, एनपीवी को यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर इंसेक्ट के बारे में मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कट वर्म के बाद में। अच्छा, एक और चीज है, जहां भी आपको वर्म वगैरह दिखाई दे, वर्म दिखाई दे, बोरर दिखाई दे, उसके बाद में बटरफ्लाई दिखाई दे, तो वहां पर जो है हमें देखने को क्या मिलता है? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर देखने को मिलता है। और लेपिडोप्टेरा जैसे ही देखने को मिलेगा, हमें पता है कि उसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है। डैमेजिंग स्टेज हमेशा उसकी क्या होती है? लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज होती है। और लेपिडोप्टेरा के लार्वा को हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर, कैटरपिलर हम कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज्वार व मक्का के निम्नलिखित कीटों में से कौन सा गण डिप्टेरा का है? तो कौन सा कीट है जो डिप्टेरा गण का है? तो मैं डिप्टेरा गण के बारे में आपसे बात कर लेता हूं। सबसे पहले डिप्टेरा जो गण है, डिप्टेरा जो गण है इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, मतलब एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये चारों स्टेजेज होगी। और जितनी भी फ्लाइज इसमें आती है, तो डिप्टेरा में क्या आती है? फ्लाइज। फ्लाइज जो है वो सारी की सारी इसी के अंदर, जितनी भी मक्खियां हैं वो इसके अंदर शामिल की जाएगी। बटरफ्लाई इसमें नहीं होगा। इसमें डिप्टेरा में जो है वो फ्लाई इंक्लूड की जाती है। दूसरी चीज क्या है? इसका जो लार्वा होता है, लार्वा को हम क्या कह देते हैं? हिंदी में हम उससे कह देते हैं अपादक। और मैगट, उसे हम क्या कहते हैं? मैगट। मैगट जो है उसे अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो डिप्टेरा का जो लार्वा होता है वो क्या होता है? मैगट होता है, यही हार्मफुल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वार व मक्का में से निम्नलिखित कीटों में से कौन सा डिप्टेरा का है? तो यहाँ पर दिए हुए हैं वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम अगर दिए हुए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि
कौन सा कीट का नाम क्या है, हिंदी नाम? तो सबसे पहला दिया हुआ है रोपालोसिफम। रोपालोसिफम मेडिस यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि क्या है, मेज एफिड। जो क्या है, मेज एफिड है। और मेज एफिड जो होता है इसको हम प्लांट लाइस भी कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, पादप की जू, प्लांट लाइस भी इसको हम कह देते हैं। दूसरा है एथेरोगोना सोकाटा, इसको हम कहते हैं सूट फ्लाई। सूट फ्लाई इसको हम कह देते हैं। एथेरागोना यहाँ पर वेरियो सोकेटा दिया हुआ है, वेरियो सोकेटा। बाकी एथेरागोना सोकाटा हम पढ़ने को मिलता है हमें जनरली। चिलोपार्टेलस, यहाँ क्या दिया हुआ है, चिलोपार्टेलस दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टेम बोरर। स्टेम बोरर इसको हम कह देते हैं। तनाछेदक, मक्का का तनाछेदक है चिलोपार्टेलस। उसके बाद में आ जाता है चिलोपार्टेलस, स्टेम बोरर ऑफ मेज। उसके बाद में आ जाता है सेसेमिया इन्फेरेंस, स्टेम बोरर ऑफ व्हीट। स्टेम बोरर ऑफ व्हीट, गेहूं का तनाछेदक इसे कहते हैं, गेहूं का तनाछेदक कहते हैं। ये सभी जो है, ये सभी कीटों की वजह से, ये तीनों कीटों की वजह से डेड हर्ट सिम्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, मृतगोब लक्षण प्रकट होता है। मृतगोब लक्षण यहाँ पर दिखाई देगा। तो सेसेमिया इन्फेरेंस को हम पिंक बोरर भी कह देते हैं, पिंक बोरर भी हम इसे कह देते हैं। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो एक तो हमारे पास क्या है, एफिड है। दूसरा हमारे पास है स्टेम बोरर, और फिर उसके बाद में क्या है, स्टेम बोरर है। तो देखो स्टेम बोरर दोनों, जहां भी बोरर देखने को मिले मतलब वो आपकी क्या, कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद में जहां भी आपको एफिड जेसिड देखने को मिले वो मतलब किससे बिलोंग करेंगे, हेमिप्टेरा से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करते हैं, हेमिप्टेरा, जिसका की कंप्लीट लाइफ साइकिल है ही नहीं। उसके बाद में एथेरिगोना सोकाटा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइज, और मैंने पहले भी लिखा था कि जितने भी जो है डिप्टेरा ऑर्डर के जो मेंबर्स है उनको हम फ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेरिगोना सोकाटा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि कई प्रकार के एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आप देखते हो तो आपको क्लियरेंस भी इससे अच्छा मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फसलों के तनाछेदक कीट के नियंत्रण हेतु, तनाछेदक कीट के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अंड परजीवी की सलाह दी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एग पैरासिटोइड रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टेम बोरर इन क्रॉप्स? स्टेम बोरर ऑफ क्रॉप्स में कौन सा एग पैरासिटोइड है जिसको हम काम में ले सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं एग पर जो है वो एज पैरासाइट रहेगा। एग पर अगर एज पैरासाइट रहता है, कोई भी बायो एजेंट हो सकता है, वो पैरासाइट भी हो सकता है, पैरासाइट जैसे कि वो अदर पैरासाइट हो सकता है उसके अलावा। और अब हम देखते हैं पैरासिटोइड क्या होता है। पैरासिटोइड की बात कर लेते हैं। पैरासिटोइड जो होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो आपका होस्ट है, होस्ट प्लांट है, उस पर कोई इंसेक्ट जो है वो एज पैरासाइट रहता है। अब इस इंसेक्ट से छोटा एक और इंसेक्ट अगर मान लो, कोई दूसरा इंसेक्ट अगर मान लो किसी इसकी कोई सी भी स्टेज, इसके लाइफ साइकिल की कोई सी भी स्टेज, जैसे कि एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया और उसके बाद में एडल्ट हो गया, उस स्टेज पे अगर मान लो एज पैरासाइट के परजीवी के रूप में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटोइड परजीव्याग उसे कहा जाता है। अब अगर मान लो अंडे पे परजीवी के रूप में है तो उसे हम अंड परजीव्याग या एग पैरासिटोइड कहते हैं। तो इस इंसेक्ट से भी छोटा रहेगा, होस्ट से छोटा ये इंसेक्ट रहेगा, मतलब क्रॉप प्लांट से छोटा ये इंसेक्ट रहेगा, और इस इंसेक्ट से छोटा भी जो है फिर ये इंसेक्ट रहेगा, तभी तो इसे हम क्या कह रहे हैं, पैरासाइट कह रहे हैं। पैरासाइट हमेशा होस्ट से छोटा होता है। तो कौन सा यहाँ पर हम काम में लेंगे,
सबसे पहला आ जाता है एनपीवी। एनपीवी क्या है? न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस है एनपीवी। एनपीवी जो है, एनपीवी हम लार्वल इक्विवेलेंट यूनिट में इसको जो है स्प्रे किया जाता है। 250 लार्वल इक्विवेलेंट जो है वो 1 हेक्टेयर के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है वो वायरस इल्लियों को या जो बोरर हैं उनको लकवाग्रस्त कर देता है, कैटरपिलर को लकवाग्रस्त कर देता है। दूसरा आ जाता है बैसिलस thuringiensis बीटी। बीटी का स्प्रे भी हम कर सकते हैं क्या? उसके बाद में दिया हुआ है ट्राइकोग्रामा जेपोनिका, ट्राइकोग्रामा। और उसके बाद में दिया हुआ है मेटाराइजियम एनिसोप्लाई। एनिसोप्लाई मेटाराइजियम फंगस है। ये क्या है? अब यहां मैं आपको बता देता हूं। एक यहां पर दी हुई है फंगस, एक यहां पर है इंसेक्ट, एक यहां पर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया है, और एक यहां पर है वायरसेस। यहां पर क्या है? एक वायरस है। अब आप मुझे ये बताओ कि पैरासिटोइड, जैसा कि मैंने बताया था होस्ट, इंसेक्ट और इंसेक्ट, तो आपका राइट आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? ट्राइकोग्रामा। क्या आ जाएगा राइट आंसर? ट्राइकोग्रामा आ जाएगा, क्योंकि हमने यहां पर देखा है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस है और उसके अलावा इंसेक्ट एक ही है। ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट जो होता है, इसका लाइफ साइकिल जो होता है कितना दिन का होता है? 6 डेज का लाइफ साइकिल होता है। स्मॉल लाइफ साइकिल है। इसको जो है रूम में बनाया जा सकता है, लैब में इसके अंडे बनाए जाते हैं और उसके बाद में इसके कार्ड तैयार किए जाते हैं। एक स्ट्रिप में जो है वो 20,000 एग्स देखने को मिलते हैं। 20,000 एग्स देखने को मिलते हैं। एक कार्ड में लगभग जो है वो 1,20,000 अंडे उपस्थित होते हैं और इन कार्ड्स को हम फील्ड में अप्लाई कर देते हैं, स्टैंड जैसे लकड़ी की कपच्ची बांध करके, और उसमें वो एक एक स्ट्रिप को हम वहां पर लगा देते हैं। इनमें से जैसे ही वो निकलेंगे वो अंडों में अपने अंडे दे देता है। ये इंसेक्ट क्या करता है? लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट के अंडों में अपने अंडे दे देता है और उनको नष्ट कर देता है। ये हमने बात कर ली क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने का कौन सा घातक कीट है जो बहुत नुकसान करता है? चने का कौन सा घातक कीट है जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है? अब बात कर लेते हैं। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, फली छेदक जिसे हम कहते हैं, फली छेदक, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा को फली छेदक हम, पोड बोरर हम क्यों कहेंगे। कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना है बेर फल मक्खी। क्या है? बेर फल मक्खी, जो कि बेर फल मक्खी जो होती है वो मोनोफेगस इंसेक्ट है। बहुत ही रेयर केस में ऐसे देखने को मिलते हैं। मोनोफेगस इंसेक्ट, एकल भक्षी कीट। कैसा कीट है? एकल भक्षी, एकल भक्षी कीट है। उसके बाद में दिया हुआ है मेरीडायरेचिस साइरोडेस, डायरेचिस साइरोडेस दिया हुआ है। ये जामुन का बोरर है। किसका बोरर है? जामुन का कीड़ा है, जामुन का छेदक जिसे हम कहते हैं, जामुन का छेदक। जैसे बेरफल मक्खी थी, उसके बाद में जामुन का छेदक है। उसके बाद में ल्यूसिनोड्स आर्बोनेलिस दिया हुआ है। ये जो है वो एक प्लांट का कीट है। एक प्लांट मतलब बैंगन, बैंगन का छेदक, बैंगन का छेदक है। तो बोरर ऑफ ब्रिंजल। अब क्या बचा हुआ है हमारे पास? चना। तो चने का फली छेदक जो है वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। यह चने का घातक कीट है। यह कीट अगर मान लो टोमेटो फील्ड में जाता है, टोमेटो फील्ड में रहता है तो इसे हम टोमेटो फ्रूट बोरर कह देते हैं। यही कीट अगर कॉटन में जाता है तो इसे हम कॉटन बोल वर्म भी कह देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच इज नोटोरियस। अच्छा, ये तो हमने सोल्व कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। अच्छा, आपको एक और चीज मैं बता देता हूं, जहां भी आपको बोरर देखने को मिले, जहां भी आपको बोरर देखने को मिलेंगे, मतलब लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट तो है ही है। और दूसरी बात क्या है, बोरर की फैमिली जो रहेगी वो हमेशा नोक्ट्यूडी रहेगी, मतलब नोक्ट्यूरल इंसेक्ट रहेंगे। कैसे इंसेक्ट रहेंगे? नोक्ट्यूरल इंसेक्ट रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, फिनाइल पायराजोल कौन से कीटनाशक में होता है? तो कौन सा समूह है जिसमें फिनाइल पायराजोल पाया जाता है, या इनमें से कौन सा ऐसा इंसेक्टिसाइड है? ये सारे के सारे क्या है? इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक में होता है। फिनाइल पायराजोल इज प्रेजेंट इन विच इंसेक्टिसाइड? यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है पिप्रोनिल, दूसरा दिया हुआ है इमिडाक्लोरपिड, तीसरा दिया हुआ है डाइमिथोइट और चौथा दिया हुआ है मेलाथियान। तो देखो मैं आपको नीचे वाले दो क्लियर कर देता हूं। नीचे वाले दो जो है वो क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट है। क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट है। अब ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी जो है डाइमिथोइट जो होता है वो क्या होता है? सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक मतलब इनको जो है हम सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सिस्टेमिक डाइमिथोइट है, मिथाइल डिमेटोन है, ऐसे जो है वो क्या है? सिस्टेमिक है। उसके बाद में मेलाथियान की बात करें तो ये क्या है? स्टोमक पॉइजन, स्टोमक एंड कॉन्टेक्ट पॉइजन है, कॉन्टेक्ट पॉइजन है। पर दोनों के दोनों जो है मिथाइल मेलाथियोन और डाइमिथोइट, इसमें पेराथियान भी आ जाता है, मिथाइल पेराथियान वगैरह मेलाथियान की जगह स्टोमक और कॉन्टेक्ट पॉइजन में। तो ये जो क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट फोस्फेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फेट से। तो ये दो चीजें तो यहाँ पर हमारे पास हट गई। अब ये जो आता है इमिडाक्लोरपिड, इमिडाक्लोरपिड जो आता है वो क्लोरो निकोटिनल, क्लोरोनिकोटिनल इंसेक्टिसाइड है, क्लोरोनिकोटिनल केमिकल है। अब इमिडाक्लोरपिड जो होता है ये भी किसके लिए जनरली हम किसके लिए काम में लेते हैं? सकिंग पेस्ट के लिए। किसके लिए काम में लेंगे? सकिंग पेस्ट के लिए काम में लेंगे। अब हमारे पास बचा कौन सा है? पिप्रोनिल। पिप्रोनिल फिनाइल पायरोजोल समूह से आता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जिनके अगेंस्ट, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट है, क्लोरोनिकोटिनोल है और सिंथेटिक पायरेथ्रोइड है, अगर इनके प्रति प्रतिरोधकता अगर मान लो जनरेट हो जाती है किसी इंसेक्ट में, तो हम वहां पर कौन सा कीटनाशी काम में ले सकते हैं? पिप्रोनिल कीटनाशी काम में ले सकते हैं। इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी जो है वो 1987 में डिस्कवर की गई थी। यह जो है वो बरूथीनाशी भी है, कीटनाशी तो है ही है, साथ में जो है वो क्या है? ये बरूथीनाशी भी है। बरूथीनाशी कैसा है? बरूथीनाशी भी है। और एक और चीज बता देते हैं कि इस ग्रुप में, ये जो हम क्लोरोनिकोटिनल ग्रुप की बात कर रहे थे, इसी ग्रुप में जो है एक और कीटनाशी आता है जो वर्तमान में यूज किया जाता है, थायोमिथोक्सोम। मिथोक्सोम जो है ये कीटनाशी भी इमिडाक्लोरपिड समूह का कीटनाशी है, मतलब क्लोरोनिकोटिनल समूह का कीटनाशी है। पिप्रोनिल के संबंध में अपन ने बात कर ली है। इसको जनरली कौन सी क्रॉप में ज्यादातर यूज किया जाता है? राइस एंड कॉटन में इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। ये क्लियर है आपका? तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? पिप्रोनिल राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है? फिनाइल पायरोजोल। और ये रिसेंट इंसेक्टिसाइड है। कैसे इंसेक्टिसाइड है? रिसेंट इंसेक्टिसाइड है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डायमंड बैक मोथ कौन सी फसल पर अतिक्रमण करता है? डायमंड बैक मोथ अटैक इज फाउंड इन विच क्रॉप? तो डायमंड बैक मोथ जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है व्हीट, बार्ले, क्रूसीफर एंड ग्राम। तो जनरली हम जो है वो किसमें डायमंड बैक मोथ, डीबीएम जिसको हम कहते हैं, डीबीएम गोभी वर्गीय, किसमें? गोभी वर्ग में जो है वो अटैक करता है डायमंड बैक मोथ। इसका जो बेक है वो दोनों पंखों पर बराबर मात्रा में गोल्डन कलर पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डायमंड बैक मोथ हम इसे कहते हैं। प्लूटेला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लूटेला। प्लूटेला यहाँ पर हमें देखने को, और प्लूटेला इसका वैज्ञानिक नाम है, प्लूटेला जाइलोटेला। अब इसको हम हमें देखना है कि गोभी वर्ग जो है वो कौन से कुल से बिलोंग करता है। तो वो बिलोंग करता है किससे? क्रूसीफेरी से। किससे बिलोंग करता है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी से। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? गोभी वर्गीय में, क्रूसीफेरी में यह आक्रमण करता है।
तो डायमंड बैक मोथ का आक्रमण किस पर होता है? गोभी वर्ग पर होता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। सरसों कुल की फसलें जिसमें कि मूली, गोभी वर्ग, ये यहाँ पर कोल क्रॉप देखने को मिल जाएगी। गोभी वर्ग को हम क्या कहते हैं? कोल क्रॉप कहते हैं। ब्रेसिका फैमिली से इनका जीनस भी ब्रेसिका होता है और ब्रेसिकेसी इनकी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दूध में, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दूध में खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? खीस में कितने गुना अधिक प्रोटीन पाई जाती है? हाउ मेनी टाइम्स प्रोटीन कंटेंट कोलेस्ट्रम इज हायर देन नॉर्मल मिल्क? तो नॉर्मल मिल्क की बात करें हम तो 3.5 ये एवरेज प्रोटीन है। क्या है ये? औसत प्रोटीन। औसत प्रोटीन कितनी है? 3.5। तो ये कितनी, अब खीस में कोलेस्ट्रम में कितनी मिलती है? खीस में कितनी मिलती है? कोलेस्ट्रम आपको मैं बता दूं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट मिल्क। फर्स्ट मिल्क इसे कहते हैं। इसको कन्वर्ट होने में 7 डेज जनरली लग जाते हैं, 5 to 7 डेज मिल्क में कन्वर्ट होने में। फर्स्ट मिल्क इसको कहते हैं। और ये जो है येलो कलर इसमें होता है कैरोटीन की ज्यादा प्रेजेंस के कारण। तो खीस में जो है वो 16% भी प्रोटीन होती है और 21% भी प्रोटीन होती है। बफेलो मिल्क में हम जनरली देखते हैं तो कितना देखने को मिलता है? 21% देखने को मिलता है। और गाय की बात करें तो 16%। इसमें एल्ब्यूमिन, लेक्टो एल्ब्यूमिन और लेक्टोग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो ज्यादा पाई जाती है। किसके कंपैरिजन में? केसिन। केसिन कम पाई जाएगी। और दूसरी प्रोटीन जो है वे प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, 2 प्रोटीन पाई जाती है खीस में, 2 प्रोटीन पाई जाती है, वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन। दूध में भी पाई जाती है, पर दूध में क्या है, वे प्रोटीन होती है वो बहुत ही कम होती है, लगभग 20% होती है टोटल प्रोटीन का। और 80% जो है वो केसिन होता है टोटल प्रोटीन का। यहां पर हमें देखने को क्या मिलता है? जस्ट उल्टा। तो ये लगभग जो है 16 से 21 के लगभग प्रोटीन है गाय भैंस की बात करें तो हम इसे 18% यहाँ पर एवरेज मान लेते हैं। तो कितने गुना ज्यादा होगा? 3 को हम कितनी बार बोलेंगे? 3 का पहाड़ा लगभग जो है हमें 5 से 6 कितना देखने को मिलेगा? 5 से 6 गुना। कितना गुना है? 5 से 6 गुना देखने को मिल रहा है। तो 5 से 6 गुना देखने को मिल रहा है तो हमारे पास यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 to 9, 3 to 5, 9 to 11, 12 to 14। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 5 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। कितना? 5 से 5 into 3 3.5 अगर हम करेंगे तो अप्रोक्स जो है हमारा 16-17 के आसपास जो है 18 के आसपास पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 to 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि सामान्य दूध से लगभग या 5 गुना, आप फिक्स कर लो, 5 गुना जो है वो ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। कोलेस्ट्रम जिसमें कि क्या पाया जाता है? लग्जेटिव प्रॉपर्टीज होती है। लग्जेटिव प्रॉपर्टीज मतलब रेचक का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? खीस में रेचक का गुण पाया जाता है और विटामिन डी पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी ऊन है जो कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैं आपको यहाँ पर जैसे अगर स्ट्रक्चर बना के दूं तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो जो साउथ की जो नस्लें हैं और ईस्ट की जो नस्लें हैं ये जनरली काय के लिए रेयर की जाती है? मीट पर्पज के लिए। जनरली किसके लिए? मीट पर्पज के लिए हम इन्हें पालते हैं। और नॉर्थ जो है वो किसके लिए फेमस है? फाइन वूल के लिए। फाइन वूल के लिए फेमस है। ऐसे वेस्ट जो है वो कोर्स वूल के लिए फेमस है। कोर्स वूल को हम कारपेट वूल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कारपेट वूल। कारपेट वूल कहते हैं। और फाइन वूल जो है वो क्या रहेगी? एस्पायरल, जैसे कि कपड़े वगैरह बनाने के लिए जो वूल काम में ली जाती है वो नॉर्थ इंडिया में पाई जाने वाली जो गोट है, हिमालय में पाई जाने वाली, नॉर्थ हिमालय में पाई जाने वाली जो गोट और
सीप है उनसे प्राप्त होता है। तो हम देख लेते हैं, नेल्लोर की बात करें तो ये साउथ की ब्रीड है, साउथ की ब्रीड है तो मतलब कारपेट वूल से लेना देना ही नहीं है। मंडिया जो है वो भी साउथ की ब्रीड है, मंडिया और नेल्लोर साउथ की है, और आहसन भी जो है वो साउथ की ब्रीड है। तो इसमें 3 ब्रीड जो है वो कहाँ की ब्रीड है, साउथ की ब्रीड है और साउथ ईस्ट की ब्रीड है। साउथ ईस्ट में जनरली ये ब्रीड पाई जाएगी। अब बची कौन सी है, चोकला। चोकला जो है वो कारपेट के लिए फेमस है, इसका फाइन कारपेट होता है। चोकला से हमें कौन सा कारपेट मिलता है, फाइन कारपेट, मतलब जो है सबसे अच्छी किस्म का कारपेट जो मिलता है वो राजस्थान में चोकला से मिलता है। इसीलिए राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहा जाता है। और ये शेखावटी रीजन में चोकला जो है वो कहाँ पर इसका जो है ओरिजिन है, शेखावटी रीजन, मतलब चूरू, झुंझुनू और सीकर इसका ओरिजिन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में बकरी की किस नस्ल से पश्मीना प्राप्त होती है, पश्मीना वूल किससे प्राप्त होती है। तो भारत में पश्मीना वूल जो है वो किससे प्राप्त होगी, अगली है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बारबरी, ब्लैक बंगाल, कच्छी और चंगटांगी। तो पश्मीना वूल जो प्राप्त होती है वो कौन सी ब्रीड से प्राप्त होती है, चंगटांगी से प्राप्त होती है। चंगटांगी को हम जनरली पश्मीना ही बोल देते हैं, पर उल जो इससे प्राप्त होती है वो पश्मीना होती है। इसको जो है चंग प्रजाति, चंग ट्राइब ऑफ लेह एंड लद्दाख, लेह और लद्दाख की जो है चंग ट्राइब जो है इस बकरी को पालने का कार्य करती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, चंगटांगी रखा गया है। तो पश्मीना वूल जो है वो किससे प्राप्त की जाती है, चंगटांगी से प्राप्त की जाती है। ये भी सब की सब जो है वो बकरी की नस्लें हैं। जैसे इसे हम क्या कहते हैं, सिटी गोट कहते हैं, क्या कहते हैं, सिटी गोट, हिरनी जैसे जिसके कान होते हैं, पंजाब में मिलती है, अमृतसर के आसपास वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गायों में गर्भकाल होता है, द गेस्टेशन पीरियड इन काउ, गायों में गर्भकाल कितने दिन का होता है, गर्भकाल गेस्टेशन पीरियड, तो 230 से 235 दिन, 280 से 285 दिन, 305 से 310 दिन, 315 से 320 दिन। तो हमें बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। काउ का जो है वो एवरेज 280 डेज है गेस्टेशन पीरियड, मतलब इसको प्रेगनेंसी पीरियड भी हम कह सकते हैं या कहते हैं। तो 282 डेज है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, गाय के गर्भकाल के लिए 280। ये बफेलो का है, मतलब 9 माह जो है वो किसका है, गाय का है, और उसके बाद में बफेलो का कितना है, 10 माह का समय बफेलो को लगता है। क्लियर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूँ आप ध्यान से इस चीज को देख भी रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, और आपको कई सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी भी। तो गेस्टेशन पीरियड की हमने बात की, उसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा अलग अलग पशुओं का गेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम बात करें बफेलो की तो 310, उसके बाद में केमल की बात करें तो 390 टू 410, ये 410 डेज, 410 दिन। उसके अलावा हम बात करें बकरी की तो 152 डेज, अप्रोक्स प्लस माइनस 2-3 डेज चलता है, जैसे गोट में और सिप में, और प्लस माइनस 5 to 10 डेज जो है वो काउ एंड बफेलो में भी चलेगा। ऐसे ही जो है सिप में जो है वो 147 to 148 डेज जो होते हैं वो सिप का गेस्टेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भैया। हाउ मच फ्लोर स्पेस, सबसे जरूरी चीज है। 2 तरह के स्पेस होते हैं, खुला स्पेस और बंद स्पेस, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। तो क्लोज का मतलब है शेड की बात करें, ओपन मतलब उसके घूमने के लिए जो स्थान चाहिए वो। तो खुले में जो है वो कितना चाहिए हमें, 80 से 100 वर्ग फीट, ठीक है। और बंद के लिए हमें कितना चाहिए, 20 से 30 वर्ग फीट, 20 से 30 वर्ग फीट हमें स्थान चाहिए। तो अब यहाँ पर हिंदी वाले क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि ये बंद के लिए पूछा है कि क्लोज के लिए पूछा है।
तो यहाँ पर एडल्ट काउ के लिए इनसेड, इंग्लिश में यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है, इनसेड। और फ्लोर स्पेस उसने पूछा है, कौन सा स्पेस पूछा है, फ्लोर स्पेस इनसेड, तो वो बात कर रहा है किसकी, बंद की बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 से 25 स्क्वायर फीट। कितना हो जाएगा, 20 से 25 स्क्वायर फीट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें स्क्वायर मीटर की, किसकी बात करें, स्क्वायर मीटर की बात करें, तो 7 to 8 स्क्वायर मीटर जो है वो एक एडल्ट काउ के लिए चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो एवो 2025 में अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ है आरपीएससी का, उसमें भी पूछा गया है, पर उसने यहाँ पर यूनिट को चेंज कर दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 20 से 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। What is the moisture percent of hay? है क्या होता है, What is the moisture percent in hay? है क्या होता है, है होता है ड्राई फोडर। क्या होता है, ड्राई फोडर, मतलब सूखा चारा होता है। और कैसा सूखा चारा होगा, कंजर्व्ड फोडर है, सूखा चारा है जिसको हम जिसका क्या कहते हैं, हरापन बनाए रखते हैं, और उसके बाद में उसे जब उपस्थित नहीं हो चारा उस समय पर उसे हम खिलाते हैं। जैसे कि दो टाइप के पीरियड होते हैं, लस पीरियड होता है और एक लीन पीरियड होता है। लस पीरियड जब चारा उपलब्ध होता है और लीन पीरियड जब चारा उपलब्ध नहीं होता है। तो लीन पीरियड के लिए हम फोडर बनाते हैं, जैसे कि है और साइलेज, ऐसे फोडर हम बनाते हैं। तो लस और लीन आपके समझ में आ गया होगा। अब है में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो ड्राई फोडर है, तो ड्राई फोडर में नमी की मात्रा जो होती है वो बिलो 20 कितना देखने को मिलेगा, बिलो 20 देखने को मिलेगा। और अगर मान लो ये जो है गीला चारा है या साइलेज है, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा 60 to 70%। ये मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है किसमें, साइलेज में। मॉइस्चर ये किसमें देखने को मिलेगा, साइलेज में देखने को मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं है की, है में नमी की मात्रा कितनी होती है, तो मैंने बताया आपको बिलो 20%, तो कितना आ जाएगा, 15 से 20% इसमें आ जाएगा, 15 से 20। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अच्छा है किसका बनाया जाता है, तो सबसे अच्छा है जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, सबसे अच्छा है बनाया जाता है बरसीम का, और उसके बाद में साइलेज बनाया जाता है मक्के का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गो पशुओं तथा सूरों में होने वाला खुरपका एवं मुंह पका बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो यहाँ पर दिया हुआ है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, मक्खियों द्वारा, फफूंद द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायरस के द्वारा एफएमडी डिजीज फैलती है, एफएमडी। और एफएमडी फैलाने के लिए जो है वो सेट 1, 2 और 3 और AOC ये वायरस स्ट्रेन जो है देखने को मिलते हैं जनरली। ये वायरस के स्ट्रेन के द्वारा ही ये रोग फैलाया जाता है। हाँ क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम एफएमडी के अलावा जनरली फॉर कंजप्शन ऑफ बैलेंस्ड राशन ऑफ इंडिजिनस केटल द ड्राई मैटर इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ। तो ड्राई मैटर को किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से उसकी गणना की जाती है, तो 1 to 1.5 kg पर 100 kg शारीरिक भार, 2 से 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर, 3 से 3.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर, और 4 से 4.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 to 2.5 kg पर 100 kg बॉडी वेट। मतलब गाय में हम यहाँ पर गाय का पूछा है तो गाय के लिए कितना है, 2.5 था, ये याद रखना है आपको। और अगर मान लो यहाँ पर बफेलो पूछता वो, तो बफेलो के लिए कितना है, 3 kg। कितना है, 3 kg जो है वो बफेलो के लिए दिया हुआ है पर 100 kg वेट पर। तो ये याद रखना है, बफेलो के लिए कितना है, 3 kg है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। गाय के बछड़े को जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर, जन्म से 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर
प्रतिदिन बछड़े के वजन का होना चाहिए, कितना % होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है 10%, 1%, 2.5% और 20%। तो ये बिल्कुल नॉन चीज है। इसमें राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 10%। कितना आ जाएगा? 10% जो है उसका दिया जाता है शरीर भार का। शरीर भार का 10% उसे दूध दिया जाता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है? भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है? भारत में दो श्रेणी की भैंसें पाई जाती है, रिवर बफेलो और मार्स बफेलो। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सी श्रेणी की भैंस जो है हमारे यहाँ पर पाली जाती है। तो हमारे यहाँ पर रिवर बफेलो पाली जाती है, जिसे हम बुबेलस कहते हैं। ये इसका साइंटिफिक नेम है। उसका उत्पत्ति स्थान भी क्या है? भारत ही है बफेलो का। तराई भैंस क्या होती है? जो यूके उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र जहां खत्म होता है वहां कौन सा एरिया स्टार्ट हो जाता है? तराई रीजन स्टार्ट हो जाता है। दलदल भैंस और कीचड़ भैंस, यह बुबेलिस अर्नी, जिसको जंगली भैंस भी कहते हैं अपन, बुबेलिस अर्नी होती है। सिंसिरस भैंस जो होती है, कौन सी भैंस? सिंसिरस भैंस जो होती है, सिंसिरस भैंस को हम अफ्रीकन भैंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीकन भैंस कहते हैं। मड बफेलो में हम बात कर लेते हैं कि आसाम में जो ल्यूट बफेलो है उसको हम मड बफेलो कहते हैं, कीचड़ बफेलो वो स्वैम्प बफेलो है। उसके बाद में दलदल भैंस जो कि जनरली साउथ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? साउथ में देखने को मिलती है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिवर बफेलो, जल भैंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिमी भेड़ की कौन सी नस्ल तो कहाँ पाई जाती है? मतलब ये रीजन में कौन सा एरिया आता है अपना? राजस्थान। कौन सा आता है? तो राजस्थान की इसमें से भेड़ की नस्ल कौन सी है? साफ साफ पता लग रहा है, चोकला। कौन सी है? चोकला। तो दो क्वेश्चन ऐसे देखे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो सेम है, जिनका आंसर सेम है। गंजम, गद्दी, ये जो है वो किसकी नस्लें हैं? बकरी की नस्लें हैं। किसकी नस्लें हैं? बकरी की। गंजम जो है वो कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पाई जाने वाली बकरी की नस्ल है। मांडिया जो है वो कहाँ पाई जाती है? हैदराबाद में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। गद्दी जो है वो हिमालय में पाई जाती है, हिमालय रीजन में, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन में गद्दी नस्ल हमें बकरी की देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चोकला हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पशुओं में गीले हरे चारे को अत्यधिक खिलाने से कारण से उत्पन्न विकार। अगर हमें जो है ग्रीन फोडर हम ज्यादा खिला देते हैं, जैसे कि बात करें हम मेडिकागो सेटाइवा, स्वीट क्लोवर ज्यादा खिलाने से क्या होता है? रुमेन में गैस भर जाती है और गैस भरने से जो रोग होता है, गैस बनने का जो रोग होता है उसको हम ब्लोट या टिम्पेनाइटिस भी कह देते हैं, ब्लोट भी कह देते हैं उसको। आफरा क्या कह देते हैं? आफरा उसे हम कह देते हैं। दुग्ध ज्वर जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज है, किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होती है। कीटोसिस क्या होता है? इसके बारे में बता देता हूँ। कीटोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करके फैट का पाचन, वसा का पाचन किया जाता है, और वसा का पाचन होने के बाद जो है कीटोन शरीर में बनने लगता है, और कीटोन बनने की प्रक्रिया से जो है पशु में इलनेस आ जाती है, और इस इलनेस को हम क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट की अधिकता के कारण जो है फैट जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? कीटोन में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कीटोसिस कहते हैं। ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज है। उसके बाद में आ जाता है एजोटूरिया। एजोटूरिया क्या होता है? आपका जो यूरिन है, यूरिन के साथ अगर मान लो नाइट्रोजन कंपाउंड एक्सेस एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलेगी, मतलब वो ज्यादा बाहर निकल रहे हैं या फिर उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा हो जाते हैं। किसमें? यूरिन में। तो यूरिन में अगर नाइट्रोजन कंपाउंड ज्यादा हो जाएंगे तो उस बीमारी को हम क्या कहेंगे? एजोटूरिया कहेंगे। एजोटूरिया जनरली हमें देखने को कहाँ मिलती है? हॉर्स में, घोड़े में हमें ये बीमारी देखने को
मिलती है, जिसमें कि जो हाइंड लेग है, पीछे वाले पैर हैं, उनमें स्टिफनेस आ जाती है, मतलब वो दर्द करते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से था। चलो, आज हमने जो है ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिनमें हमने प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी के भी देखे हैं और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके डबलएओ के लिए और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और कई सारे अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आज अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।